नहीं है। मेनली मैं जब एमएससी में था तो हमारे एक टीचर थे, वो जब क्लास में आते थे उनका एक ऑरा था, बच्चे शांत हो जाते थे और उनको सुनने लगते थे। तो मुझे लगा कि हाँ, एक टीचर भी बच्चों की लाइफ चेंज कर सकता है। लेकिन जब सर की क्लास लगती थी तो सारे बच्चे चाहे जहाँ भी बैठे हों वो आ जाते थे क्लास में। तो मुझे लगा कि एक टीचर अगर अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए तो वो सारे प्लेग्राउंड के बच्चों को उठा के लाके क्लास में बैठा सकता है। हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में या थंबनेल में देखा होगा, सौरभ सिंह DSSB TGT मैथ्स 2021 के टॉपर्स, ऑल इंडिया रैंक 25 आज आपके साथ शेयर करेंगे अपनी जर्नी कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष के दिनों से लेकर और इस मुकाम तक जो आप बनना चाहते हैं, जिस सपने के साथ आप गुजर रहे हैं, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, उन्होंने कैसे इस चीज को पूर्ण किया। तो वेलकम सौरभ, स्वागत है आप सभी का। और सौरभ के साथ मैं एक बात भी बोलूंगा कि बहुत दिन से ये और हम मिलना चाहते थे, करीबन 2021 ही मान लें। हाँ, तो 2021 से 3 साल हो गए हमारे मिलाप को, और ज्यादा दूर नहीं। कहां पर? सीलमपुर किधर? हाँ, सीलमपुर। सीलमपुर में ये जिस स्कूल में अभी कार्यरत है DSSB के, और मुखर्जी नगर में हम रहते हैं। कोई ज्यादा दूरी है नहीं, मान लीजिए करीबन करीबन आधे घंटे का डिस्टेंस है। लेकिन ये आधे घंटे का डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें पूरे 3 साल लग गए। मैं भी अपने कामों में बिजी रहता था, और जब आप लोग टीचर बन जाएंगे तो आप भी अपनी स्कूल लाइफ में बहुत बिजी हो जाएंगे। और किसी दिन ये फ्री तो मैं नहीं, मैं फ्री तो सर नहीं, तो इस तरीके से चीजें चलती चली गई। सो फाइनली आपको गाइड करने सौरभ आ गए और अपना बहुत अमूल्य समय आपको दे रहे हैं। तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मेरे पास बहुत सारे प्रश्नों की शैली है जो आप सभी बच्चों ने मुझे भेजी है कि सर जरूर पूछेगा, तो उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू आपको उन बच्चों को समय देने के लिए। और तो बताइए अपने बारे में कुछ भी, अभी आप कैसा फील करते हैं पहले की जर्नी में और अब की जर्नी में, क्योंकि संघर्ष के दिनों से और ये सफलता के मुकाम, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है 1.5-2 साल आपको हो गए इसमें, तो अब तो नॉर्मल हो गई होंगी चीजें। वो पहला दिन जब ज्वाइन किया था वो कैसा था, जब स्कूल गए थे? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैं सबसे मिल पाया, क्योंकि जब मैं गांव में रह के तैयारी करता था तभी से मेरा एक वो था कि मैंने बहुत से ट्यूटर्स को देखे हैं पढ़ाते हुए और बहुत लोगों से पढ़ा भी है इस जर्नी में। लेकिन सर जैसा टीचर मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में। आप इनके वीडियोस में जाएंगे और देखेंगे और पाएंगे ग्रॉस रूट पे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं आज के समय में। और सर की वीडियोस आप एनडीए की भी उठा लोगे ना, उसमें भी आप पाओगे कि सर ग्रास रूट पे जाके मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट की है ये बात कि आप सर की वीडियोस एक बार जरूर जाओ। और सर ने जैसा अभी अभी कहा कि उस समय कैसा लगता था और इस समय कैसा लगता है, तो उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है। क्योंकि जब एक लड़का बड़ा होता है और वो बीएससी पास करके फिर बीएड करके फिर तैयारी शुरू करता है, तो फिर बहुत लोगों की उम्मीदें बढ़ी होती हैं और बहुत लोग तैयार रहते हैं कि हाँ ये अनसक्सेसफुल हो और इसको ऐसा ऐसा बोला जाए। बिल्कुल। तो उस जर्नी में और वो उन लोगों को ये साबित करना कि हाँ मेरे अंदर कुछ काबिलियत है और मैं अलग हूँ सबसे, वो सबसे अच्छी चीज होती है। और ऐसा संभव हो पाया क्योंकि हमारे मार्गदर्शक थे हमारे साथ, और शुरू से ही सर ने बहुत अच्छा गाइड किया और पूरे 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। कोई भी समस्या हो आप इनसे पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपका एग्जाम है टीजीटी मैथ्स वाला, इसमें DSSB का सबसे चैलेंजिंग पोर्शन ये है कि बेसिक्स की मैथमेटिक्स पूछी जाती है। आपसे कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई नहीं जानता। तो सिलेबस ही डिफाइंड नहीं। हाँ, सिलेबस ही डिफाइंड नहीं है। तो इसमें एक ऐसा टीचर काम आता है जो आपके लिए पूरी पूरी मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज रखता हो, और ऐसे टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। मैंने भी कई जगह वीडियोस खरीदे थे, 3-4 कम से कम 5-6 ऐसे ऐसे टीचर्स मुझे मिले शुरू में, जिनके पास प्रीवियस ईयर वीडियोस का पहले से ये कलेक्शन हुआ करता है कि हाँ हमारे पास वीडियोस हैं, आप आओ, इतने 5,000-6,000 रुपए स्पेंड करो, वीडियोस ले लो वगैरह। मुझे लगा कि हाँ चलो ले लेते हैं। फिर उसके बाद फ्रॉड भी हुए मेरे साथ कई, लेकिन फिर चलते चलते कहते हैं ना कि अगर आप खोज में लगे रहो तो किसी न किसी दिन भगवान मिल ही जाते हैं। तो ऐसे ही मिल गए सर एक दिन किसी यूट्यूब में रैंडमली खोजते हुए। और फिर कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में, आप इनके वीडियोस में चले जाओ, और सर जो पढ़ा रहे हैं अभी, जो आपने कोर्स लिया है सर का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपसे ज्यादा आपकी चिंता करने के लिए सर बैठे हुए हैं, आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। तो ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब हो गया, लेकिन ठीक है भाई, इतना प्यार और आभार के लिए शुक्रिया। बाकी देखो यार, मेरा एक मानना है, जैसे जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो
तो हमारा एक कार्य है, जैसे आप अभी सर्व कर रहे हैं जिस स्कूल में जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। जी। उसमें से भी कोई एक सौरभ निकलेगा, उसमें हाँ। से भी फिर कोई दा कोच निकलेगा, उसमें से फिर कोई IITN नीट या दोबारा से टीचर बनेगा। तो वो छोटे छोटे बच्चे आगे जाकर बड़े वो काम करते हैं। तो जैसे ही हम कभी भी पढ़ाते हैं बच्चों को, चाहे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, ऑफलाइन में पढ़ाऊँ, उसमें पढ़ाऊँ, तो एक चीज तो जरूर रहती है कि बच्चों को ना वो क्लियरिटी देना बहुत जरूरी होता है, और बच्चे ना एक होप के साथ शुरुआत करे, वो ज्यादा जरूरी है। अभी हमारे बैच में जो बैच आया ऑलमोस्ट, उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो करीबन 35 वर्ष की हैं, 36 वर्ष की हैं, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट से भी मैं मिला हूं, उन महिलाओं से, उन लड़कियों से मिला हूं मैं, जिन्होंने कभी करीबन करीबन पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि मैंने वीडियो देखी, मुझे होप मिली। होप इसलिए मिली शायद कि वो बेसिक से कनेक्शन दिया, और फिर उनको कुछ प्रीवियस ईयर दिखाए, और फिर उनका जब कनेक्शन बना तो उनको लगा कि हाँ यार ये किया जा सकता है। तो स्टूडेंट से यही बोलूंगा कि अपने अंदर के स्टूडेंट को कभी मरने मत देना, क्योंकि उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। क्यों? ये तो एकदम सही बात। चलिए, तो सौरभ, ये नहीं बताया आपने कि आपका वो फर्स्ट डे कैसा था जब आपने स्कूल में एंटर किया था, वो क्या एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे का जब आप ज्वाइनिंग पर गए थे? फर्स्ट डे मैं पहले बता दूं अपना मूल परिचय, मैं बनारस का रहने वाला हूं। तो वहां से मैंने ट्रेन पकड़ी यहाँ आने के लिए। यहाँ फिर मैं उतरा स्टेशन पे, फिर मैं तुरंत अपने स्कूल पहुंचा। गेट पे सर हमारे मिले और मैंने उनसे बताया कि मैं ज्वाइन करने आया हूँ इस स्कूल में। सर सुने कि मैं परमानेंट एज ए टीचर ज्वाइन करने आया हूँ। सर खुद बहुत खुश हुए और तुरंत मुझे आया और ज्वाइन कराए, और बोले कि आज से आपकी ये टीचिंग लाइफ शुरू होती है। और हमारे स्कूल के सर भी बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर्स कोऑपरेटिव हैं, और उन्होंने शुरू से ही मेरा बहुत साथ दिया। और टीचिंग लाइफ एक अलग ही लाइफ है, और इसमें आपकी जिम्मेदारियां यहीं पे नहीं खत्म होती हैं। यहाँ एक अलग तरीके की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। आप बच्चों से जुड़िए, बच्चों को और अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट जो रह के आपने फेस किया है, क्यों आप जब BSc में रहे होंगे, जब 12th में रहे होंगे, तो आपने पाया होगा कि आप मैथ्स में जितना इम्प्रूव करना चाहते थे, कभी ना कभी कुछ टीचर्स की वजह से वो इम्प्रूवमेंट हैम्पर हुई है। तो आप अब टीचर बन गए हैं, तो आप सोचिए कि आपके स्टूडेंट्स की वो इम्प्रूवमेंट हैम्पर न होने पाए, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें पूरी तरीके से शुरू पहले दिन से ही लग जाइए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे और भी सारे जैसे आपकी तरह सौरभ और भी स्टूडेंट्स है मेरे कनेक्शन में, कोई MRS से है, कोई बिहार में है, तो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर एक पैटर्न दे दीजिए, मैं 11th क्लास के बच्चों को ना फोनिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। जी। क्योंकि बच्चों को ना हमारा पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है। कोई टॉपिक कराया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर अगले टॉपिक में उसका कनेक्शन, तो ऐसे करते करते कब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों को पता ही नहीं लगता। तो ये आपकी जो नई टीचर, जो यंग जनरेशन आ रही है, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है वो एजुकेशन फील्ड के अंदर भी। सर ये हमारा सौभाग्य है और आपके सानिध्य का परिणाम है। चलिए, तो सौरभ, ये जर्नी आप जो टीचिंग में जो टीचर बने हो DSSB TGT मैथमेटिक्स में, तो ये कोई इंस्पिरेशन थी या कोई मोटिवेशन थी? कहाँ से इंस्पायर हुए इसके लिए, या फिर जस्ट ऐसे ही कि चलो यार इसका एग्जाम दे के देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली मैं जब MSc में था तो हमारे एक टीचर थे, वो हमें पढ़ाते थे कॉलेज लाइफ के दौरान। मनोज प्रकाश त्रिपाठी, MPT सर नाम था उनका। अच्छा। वो जब क्लास में आते थे, उनका एक ऑरा था, बच्चे शांत हो जाते थे और उनको सुनने लगते थे। तो मुझे लगा कि हाँ, एक टीचर भी बच्चों की लाइफ चेंज कर सकता है। और मेरी क्लास में सारे नोटोरियस टाइप के बच्चे थे जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, 90 स्टूडेंट। हाँ। और लेकिन जब सर की क्लास लगती थी तो सारे बच्चे चाहे जहां भी बैठे हों वो आ जाते थे क्लास में कि MPT सर की क्लास है, MPT सर की क्लास है। अच्छा। तो मुझे लगा कि एक टीचर अगर अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए तो वो सारे प्लेग्राउंड के बच्चों को उठा के लाके क्लास में बैठा सकता है। तब मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी एक टीचर बनना चाहिए, और ये जो मार्ग था उसमें आपने महती भूमिका निभाई है। चलिए भाई, तो अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके फास्ट, है ना, क्योंकि सर के पास भी बहुत कम समय है। और सर आपके लिए तो समय ही समय है। तो मैंने तो बच्चों की डिमांड पर रखा, ये बच्चे बहुत दिन से, और ये उन्हीं के क्वेश्चन है जो आपके सामने पुट ऑन किए हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला कि यार मैं तो बात कर ही लूंगा, हमारी तो बात अलग ही हो जाएगी, आप पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बताइएगा सौरभ, कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी जब इस एग्जाम को टारगेट कर रहे थे, और क्या स्पेशली टीचिंग की ही करते थे या किसी और की भी चल रही थी प्रिपरेशन? नहीं, मैंने 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी TGT 2020 की। में? हाँ, 2020 में कोविड खत्म हुआ था और फिर चीजें नॉर्मल होने लगी थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद से टीचिंग ही मेन प्रायोरिटी थी। जैसा मैंने बताया, MSc से भी ही मैं थोड़ा सा इंस्पायर्ड था कि मुझे टीचिंग ही करनी है। और फिर मैंने जब यूट्यूब में रैंडमली शुरू किया ये जांचना परखना कि हर आदमी खोज में लगा होता है कि उसे बेस्ट मिलना चाहिए, और मैं भी उस बेस्ट के चक्कर में था कि मुझे कोई बेस्ट टीचर मिले।
और मैंने शुरू किया वहीं 1 साल मुझे लगा, 2020 से ही मैंने स्टार्ट किया था और तब तक DSSB वाली वैकेंसी आ गई और फिर ऐसे ही सर्च करते हुए सर मिल गए और सर का कोर्स मिल गया जो ले लिया मैंने, और फिर उसके बाद सर का सानिध्य मिल गया और फिर मैंने मेहनत की और मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। तो मतलब करीबन करीबन पूरा 1 साल या उससे ज्यादा लगा आपको? 1 साल, हाँ वही 1 साल लगा लगा, 1 साल प्रिपरेशन में। लगा। अच्छा, क्या रूटीन फॉलो किया आपने इस प्रिपरेशन के दौरान? देखिए इसमें DSSB में तो 2 पोर्शन है, एक हाँ। पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। तो आप कोशिश कीजिए कि दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप 11 बजे तक पार्ट 1 की तैयारी कीजिए मॉर्निंग में। हाँ, और फिर 1 घंटे का 1.5 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, नाश्ता खाना वगैरह जो भी। फिर उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटे की स्लीप ले लीजिए। फिर उसके बाद पूरा दिन पार्ट 2 को दीजिए, 1 बजे से लेके रात 11-12 बजे तक पूरा पार्ट 2 दीजिए। जैसा मेरा रूटीन था, मैं सोचता था मतलब कि आपने सेकंड पार्ट को काफी समय दिया है। सेकंड पार्ट को काफी समय मैंने दिया है, क्योंकि सेकंड पार्ट का एक हवा बना हुआ रहता है DSSB में। अब आपने इस बार भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई तक नहीं कर पाए सेकंड पार्ट। तो यही वजह है कि आप सेकंड पार्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, लेकिन हाँ फर्स्ट पार्ट को भी आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो आप दिन में कम से कम 2-3 घंटे तो फर्स्ट पार्ट के लिए जरूर निकालें। और ये जान लीजिए, अगर फर्स्ट पार्ट में आपने किसी से 10 नंबर एक्सेल कर लिया ना, तो वो आपको सेकंड पार्ट में वो काम आने वाले हैं। तो आप पूरी तरीके से फर्स्ट पार्ट को भी एकदम नजरअंदाज आपको नहीं करना है, आपको उसमें भी टाइम देना है। लगभग 2 से 3 घंटे आप रोज दीजिए। आपका रूटीन क्या रहता था? मतलब आप कितने घंटे सोते थे इस दौरान, इस जर्नी में, या प्रॉपर नॉर्मल चल रही थी चीजें? नहीं सर, उस थोड़ा समय स्ट्रिक्टनेस आई थी system में? बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। अच्छा। क्योंकि मैं लगभग 5-6 घंटे ही सोया हूँ रात में उस 1 साल के दौरान, और दोपहर में मेरी 2 घंटे की नींद परमानेंट थी। थकान हो जाती है हाँ 11 बजे तक? हाँ, ये कि मैं जब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेता था और फिर सोचता था कि अब मुझे शिफ्टिंग करनी है सेकंड पार्ट के लिए, तो मैं उस नींद को एक ब्रेक बनाता था कि हाँ जब उठूंगा सो के तो फिर सेकंड पार्ट हाँ, में लग वो जाऊंगा। पूरी एनर्जी आ जाती है। हाँ पूरी एनर्जी आ जाती है। तो बच्चे जानना चाहते हैं सौरभ कि मेन टू सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी ही जानना चाहते हैं मेनली बच्चे, कि आपकी क्या सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस मैथ्स के सेकंड पेपर को लेकर? सेकंड पेपर के लिए तो आप सारे स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, जैसे अभी रिसेंटली कंडक्टेड हुए जो एग्जाम्स, जैसे यूपी के TGT हो गए और EMRS वाला भी पेपर हुआ है, और फिर उसके बाद दिल्ली के 2014, 2017, 2021 के पेपर्स, ये आपको बड़े हेल्पफुल रहेंगे। आप इनको भी एक बार पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाइए। और सर जो मॉक पेपर करवाते हैं, मॉक पेपर को बढ़िया से एनालिसिस कीजिए, और फिर जो प्रॉब्लम आ रही है सर के टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सर से पूछिए, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट आपकी होगी, पक्का है ये तो। हम भी इस बार अपनी एप्लीकेशन पे बहुत सारे मॉक्स अपलोड करने वाले हैं। हाँ। और सौरभ खुद उसमें हेल्प करने वाले हैं मेरी, क्योंकि बहुत सारा काम है। तो सौरभ ने भी थोड़ा जिम्मा लिया कि सर मैं भी इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो जो टेस्ट मिलेंगे आपको इस एप्लीकेशन पर, उनमें सौरभ की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो मिलकर इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ बढ़िया बनाएंगे। ठीक। चलिए भाई, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं आपने, पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस कैसे किया साथ में? कभी कभी जैसे आपने तो रूटीन बता दिया कि 11 बजे तक आप पढ़ते थे, सेकंड में ऐसे करते थे, उसके बाद आप सेकंड पेपर शुरू कर देते। कुछ बच्चों को पर्याप्त नहीं पड़ता, तो सारे दिन पहले पूरा दिन ही पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, फिर पेपर 2 को इग्नोर कर दे रहे हैं। कुछ लोग पेपर 2 में डूबे हुए हैं तो पेपर 1 को इग्नोर कर दे रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि एज अ जो सिलेक्ट हो चुका है स्टूडेंट, उससे बच्चे पूछना चाहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि आपको ये सोच के आंसर देना है। एक एवरेज स्टूडेंट भी सामने बैठा है कि वो कैसे बैलेंस करेगा पेपर 1 पेपर 2 को। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको पेपर 1 को भी इक्वल प्रायोरिटी देनी होगी। और पेपर 1 में इस DSSB के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एक बार जरूर देखिए। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ TGT मैथ का देखना है पेपर 1 में, पेपर 1 का सारे का पैटर्न सेम रहता है लगभग। तो आप प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं 2021 वाले, लगभग 96 सेट हैं, 101 या लगभग। तो आप उन सेट्स को भी पूरी तरीके से एक बार रैंडमली देख लीजिए। करंट अफेयर्स मत देखिएगा, लेकिन उसके सिवा रीजनिंग के क्वेश्चंस जैसे हैं उसमें। तो पेपर 1 में स्कोरिंग पोर्शन क्या होते हैं ज्यादा, जिसमें समय देके पक्का है कि मार्क्स आएंगे? सर रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। थोड़ी सी रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है DSSB की, तो उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। अच्छा, आप अच्छे पब्लिक सर्च की बुक लीजिए और सर्च के मॉक्स देखिए जिसमें रीजनिंग के होंगे, और रीजनिंग में थोड़ा टाइम दीजिए। मैं तो पहले से ही आपको कहूंगा कि रीजनिंग में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े अच्छे स्तर के क्वेश्चन आते हैं, और आपको DSSB के प्रीवियस ईयर मॉक्स जरूर देखने चाहिए। अच्छा। हाँ नहीं तो हम लोग सारे PYQs जितने भी प्रीवियस ईयर वो सब अपलोड कर रहे हैं DSSB के 1 by 1, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग, मतलब पूरा पेपर 1 का पैटर्न प्लस पेपर 2 का पैटर्न हम लोग आपके टेस्ट में अपलोड कर देंगे उसके।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये मैथ्स और रीजनिंग आपका स्कोरिंग पोर्शन है। हाँ सर। और इंग्लिश में आप कोई अच्छे पब्लिशर्स की बुक ले लीजिए, और सर भी करवा रहे हैं उस इंग्लिश पोर्शन को, तो इंग्लिश में भी प्रीवियस ईयर मॉक बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो कैब थोड़ा बहुत आता है, 3-4 क्वेश्चन, 2 सिनोनिम्स आते हैं, 2 एंटोनिम्स आते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आप अगर एक अच्छी वो कैब की बुक ले लोगे तो उससे भी वो आपका कवर हो जाएगा। तो इंग्लिश में अगर 7-8 नंबर आपके बन जा रहे हैं 20 में, तो वो भी ठीक ठाक नंबर हैं, उसको लेके ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना है। और जीएस और हिंदी वाला पोर्शन? जीएस में तो आप नॉर्मली कोई भी जैसे जनरल कंपटीशन की कोई भी किताब उठा लीजिए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और जीएस में ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। आप बहुत ज्यादा स्कोरिंग जीएस को बनाने मत जाइए, नहीं तो आपका सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। तो वही कहने का मतलब है, ओवरऑल निकल कर आया कि भैया आप कोशिश करिए स्कोर करने का, कि मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए। हिंदी में क्या रहता है? हिंदी बहुत इजी आती है। हाँ। आप हिंदी की कोई ठीक ठाक पब्लिशर्स की बुक भी ले लीजिए, और उसमें पढ़ लीजिए रैंडमली, सर्वनाम, संज्ञा वगैरह, और ये पर्यायवाची पूछता है, विलोम पूछता है, फिर उसके वर्तनी वाला, अशुद्ध शुद्ध वाला पूछता है। इसमें आपको बड़ी आसानी से 14-15 मार्क्स मिल जाने वाले हैं। थोड़ी सी भी आप अगर सावधानी हिंदी वाले पोर्शन में दिखाएंगे तो ये हिंदी आपका स्कोरिंग है। इससे आसान हिंदी किसी भी एग्जाम में नहीं आती। टीटर प्लस भी सर? हाँ, यस। चलिए, तो इन बच्चों के लिए इसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी पेपर में समय है, तो पेपर 1 का भी कुछ कुछ इन बच्चों के साथ, नई टीम के साथ, या कैसे करके कुछ ना भी हम लोग कोशिश कर पाए, कर रहे हैं कोशिश। दूसरा, आपने टाइम मैनेजमेंट और सिटिंग आवर्स कैसे थे आपके पढ़ने के? जैसे पढ़ने बैठते थे तो कितने घंटे लगातार पढ़ते थे, और वो टाइम मैनेजमेंट मतलब कैसे डिसाइड किया था आपने कि इतना समय इसको देना है, इतना समय इसको देना है? जो सब्जेक्ट की बात कर लें तो टाइम मैनेजमेंट और सिटिंग आवर्स के बारे में बच्चों ने पूछा है, चाहे। मेनली तो मैं सर के से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अपने तैयारी के दौरान, और सर के वीडियोस जो मैंने यूट्यूब पे देखे थे उस समय जो थे, वो 12 आवर्स के मैराथन वीडियोस थे, तो मैं देखने लग जाता था, तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता था। ये लंबी अवधि थी, थोड़ी सी आप जैसे कि आपके पास 12 घंटे का समय नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा आप उसको स्पीड को थोड़ा 1.25 1.50 पे करके पूरा वीडियोस पे एक बार फ्लो के दौरान जाकर देखिए। और जो सर के लंबे लंबे वीडियोस हैं उसमें आप एकदम ग्रॉस रूट से चीजों को सीख जाएंगे, फिर आप एग्जाम में एकदम फ्लो के साथ जाएंगे और पूरी एनर्जी के साथ जाएंगे। आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमने कोई चीज पढ़ी नहीं है। तो थोड़ा सा आप पढ़ने 3-4 घंटे ज्यादा पढ़ लेंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय सिलेक्टेड पोर्शंस को पढ़ के जाने का। एक एक वीडियोस में पूरा टाइम दीजिए। मैंने तो कभी ये देखा ही नहीं कि मैं कितने घंटे बैठ के लगातार पढ़ रहा हूँ। मैं भी यही बोलता हूँ कि हाँ। मैथ्स जब करने बैठो और घंटे गिनना पाप होता है जी। जब मैथ्स करने बैठो तो बैठे हो, फिर क्या है देखना। हाँ। तो आज जो सौरभ बात कर रहे हैं मैराथन्स की, मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, क्योंकि जो 2021 में मैं मैराथन ले रहा था वो मैं एनडीए के लिए मैराथन ले रहा था। हाँ, हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स टीजीटी के लेकर आया था, लेकिन उन्होंने वो कोर्स के साथ साथ एक सेपरेट मैराथन जो एनडीए वाले बच्चों का, क्योंकि आपका सिलेबस सेम था, तो वो प्रॉपर उन्होंने वो मैराथन को किया। अब तो हमने इन बच्चों के लिए प्रॉपर एक चैनल ही बना दिया सौरभ अलग से, जो आपको मैंने बताया था, DSSB टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स। तो अब उनके लिए जो मैराथन प्लान कर रहा हूँ अभी मैं, 4 इयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन DSSB ऐसे कुछ कुछ सेशंस इन पर लेता रहता हूँ। तो उसमें भी बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही है, बहुत प्यार देते हैं बच्चे, और आपकी तरह ये भी कहीं ना कहीं से चोट खाए बच्चे हैं, बट अब इनको अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, और जितना मुझसे हो पाएगा उससे अधिक करने की कोशिश करेंगे। आपका सानिध्य रहेगा तो बहुत आगे जाएंगे। ठीक। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है जो कि गर्ल्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि सर पहले पढ़ते हैं तो पुराना भूल जाते हैं, ये पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो रिवीजन का रूटीन क्या रहा था आपका? रिवीजन कैसे करते थे आप? क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, उसी से सारा याद रहने वाला है। मेनली मॉक्स, आप मॉक पेपर को बहुत अच्छे से लीजिए। मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल तक पहुंची है। आप वीक में कम से कम 3-4 मॉक्स दीजिए। अच्छा, अभी से या एग्जाम के पास आने से? मैंने तो शुरू से ही देना शुरू कर दिया था। अच्छा। एग्जाम्स के दौरान आप एनालिसिस कीजिए कि मॉक्स में आपकी परफॉर्मेंस, जैसे कि 100 क्वेश्चंस का मॉक हो रहा है तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या डाउन जा रही है। ये तो मैं कराता रहता हूँ यूट्यूब पे, हाँ, 100 टॉप 100 क्वेश्चंस। जैसे मैंने पहला मॉक दिया था तो मेरे 27 नंबर आए थे 100 में। तो मेरी ये थियरी थी कि मेरे को 27 से एबव लेके जाना है। हर वीक मेरे 4 से 3 नंबर बढ़ते थे, लेकिन उससे भी मैं खुश होता था कि हाँ, इस हफ्ते मैंने 5 से 6 नंबर अपने में इजाफा किया है। किसी वीक आपके मार्क्स घट भी सकते हैं, लेकिन आपको उससे हतोत्साहित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अपने आप को फिर से ही उसी एनर्जी के साथ लग जाना है। आपको मॉक्स बहुत हेल्प करने वाले हैं, और यही बताएगा कि आपकी जो अभी तक की तैयारी है वो कहाँ, किस स्तर तक पहुंची है। नहीं, हमने भी अपना बैच स्टार्ट करने से पहले एक
100 क्वेश्चन का सेशन रखा और मैंने इन बच्चों को यही बोला था कि 100 क्वेश्चन का सेशन ना आज ये डिसाइड करेगा कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, और फिर जब हमारा ये बैच कंप्लीट हो जाए या जब हम कहीं ना कहीं अंत में हो तो फिर दोबारा उन 100 क्वेश्चंस को एक और मॉक बना के लेंगे, फिर आप देखना कितनी ग्रोथ हुई है आपकी इसके दौरान में। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, छोटी मोटी गलतियों से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गलत कर दिया, आंसर 2 आना था 3 लिख दिया, 3 आना था 2 लिख दिया, छोटी मोटी गलतियों से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है, तो वो बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम करता है इसके अंदर। तो भैया रिवीजन के लिए सौरभ ने बताया कि आप मॉक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए और चैप्टर को रिवाइज कैसे करें, मतलब जैसे एक बार अगर मान लीजिए मैंने कोई भी फंक्शन पढ़ लिया या ग्रेजुएशन का कोई रियल एनालिसिस पढ़ लिया, तो इसकी रिवीजन के लिए जैसे बड़े बड़े चैप्टर हो गए इनको रिवाइज कैसे करें, खुद के नोट से ही ना? खुद के ही नोट से। सर ने तो जैसे आप YouTube पे जाओगे तो सर के जो प्रीवियस ईयर वीडियोस पड़े हुए हैं तो उसमें इतना अच्छा कलेक्शन है कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला वो कलेक्शन। आप जैसे सर ने कोई चैप्टर करा दिया है तो उन वीडियोस पे भी जाओ और उन वीडियोस में जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो एकदम सेम टू सेम DSSB वाले पेपर में आए थे। देखा मैंने। आप उन वीडियोस पे भी जाओ और एक एक क्वेश्चंस को करो, फिर उसके बाद वीडियोस को पॉज करके फिर एक एक क्वेश्चंस को अपने माइंड में करने की कोशिश करो और फिर उस आंसर्स को देखो कि मेरे आंसर सही आए हैं कि नहीं आए। उससे भी आपकी प्रैक्टिस और आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है दीपक ने, वो भी आपकी तरह बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, कि भैया का क्या स्कोर रहा था DSSB में, जो आपका 2021 का पेपर था, क्या स्कोर रहा था आपका? मेरा 118 के करीब स्कोर था, 58 था सेकंड पार्ट में, 60 अराउंड था फर्स्ट पार्ट में। अच्छा। 58 मार्क्स थे क्योंकि वो उसमें जो 2021 वाला पेपर था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थ्योरम टाइप आ गए थे। तो आप ये भी ध्यान देना कि आप जो थ्योरम्स हैं जो आपको BSc के दौरान पढ़ाए जाते हैं, सर ने उनकी अच्छे से PDF बनाई होगी है, और उसको आप एक बार बहुत अच्छे से एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले एक एक थ्योरम रिवाइज करके जरूर जाना है, क्योंकि DSSB का पैटर्न ऐसा है कि शायद वही पेपर उसी तरीके का पैटर्न दोबारा देखने को मिल सकता है या फिर 11-12 दे दे। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान देने वाली है कि DSSB के पेपर जो होते हैं वो लगातार होते हैं, 4 दिन होते हैं। तो सर जो पेपर की एनालिसिस होगी सर भी करवाएंगे और एनालिसिस से बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। जैसे किसी बच्चे का पहले दिन पेपर हो गया तो वो आके बताते हैं कि आज के क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, तो चीटिंग नहीं हो गया फर्स्ट वाले पेपर के साथ? तो ये चीटिंग है, लेकिन सेकंड दिन वाले बच्चों के साथ बहुत अच्छा उनको फायदा हो जाता है इनसे, क्योंकि हमारे नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन होता है सर, होता है नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन हमारा पेपर लड़कों का पहले था और लड़कों के पेपर में जो टॉपर थे उनके 125 के अराउंड मार्क्स थे और आपके 118। हाँ, 118। तो करीबन टॉप 10 में तो रहे होंगे आप? हाँ सर, वही लगभग समझ लीजिए। मेनली आप अगर लड़कियों का देखिए तो उनके जो मार्क्स थे वो हम लोगों से बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उनके पेपर लगभग 4-5 दिन के गैप पे हुए थे। तो उनको पता चल गया था कि थ्योरम्स आने वाले हैं, तो उन्होंने बेसिकली उन थ्योरम्स पे बहुत ज्यादा मेहनत की और परफॉर्मेंस बताता है कि उनसे बहुत ज्यादा उनको हेल्प मिली। और गर्ल्स का टॉपर कितने का था 2021 में? उनके तो लगभग 165-170 मार्क्स थे। अच्छा, टॉपर के? हाँ सर, 40 नंबर का गैप हो गया, बहुत ज्यादा गैप था। तो जिनका फर्स्ट शिफ्ट में जाने वाला फिर रोज परेशान होने वाले वो बच्चे? वो परेशान होने वाले हैं लेकिन उनको नॉर्मलाइजेशन से बहुत मदद मिलने वाली है। अच्छा, तो आप अगर आपका फर्स्ट पेपर है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग? हाँ, नेगेटिव मार्किंग में बहुत रोल प्ले करने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में आपके 15 से 20 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। तो आप एकदम हतोत्साहित या डिमोरलाइज मत होइए, पेपर के दौरान एकदम सिंपली जाइए और कोशिश कीजिए कि सेकेंड पार्ट में 55 अराउंड स्कोरिंग हो। कुछ बच्चे थे जो मेरे साथ थे, उन्होंने कहा था कि यार मैंने 50 कर लिए, 40 से अब मार्क्स मेरे हो जाएंगे, लेकिन जब आंसर की आई तो उनके 35 अराउंड मार्क्स आ गए, वो आउट ही हो गए, वो आउट हो गए। तो ये भी खतरा होता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। दूसरा एक रीजन और पूछ रहे हैं बच्चे कि ऐसा क्या रीजन रहा था कि 400 सीट्स वैकेंट रह गई थी 2021 में? सबसे बड़ा रीजन है इनका एकदम से हट के पेपर सेट करना। इनको मतलब बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे कि कहाँ से आएंगे। जैसे पिछली बार 2018 का पेपर था, उसमें मॉड्यूलो एन वाले क्वेश्चंस थे, तो हम लोग भी जब तैयारी करना शुरू किए तो हम लोग को भी लगा कि शायद उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। वो आया नहीं आया, वो एकदम से नहीं आया। इन्होंने इस बार एकदम अलग तरीके का पेपर सेट किया जिससे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया, मुझे तो ये लगता है कि थोड़ा सा बेसिक्स अच्छे होने चाहिए बच्चे के मैथमेटिक्स में, ताकि वो टैकल कर पाए सर। क्योंकि लास्ट तक आते आते भी क्वेश्चन गलत हो सकता है मैथ्स में, जो मैंने देखा है जनरली। बहुत अच्छी बेसिक्स होनी चाहिए, आपको ग्रॉस रूट पे जाके हर एक क्वेश्चंस को करना पड़ेगा।
और सीखना पड़ेगा। जैसे जो चैप्टर्स हैं 11th-12th के, आप ऊपर ही ऊपर पढ़ना चाहेंगे तो ये धक्का सा लगेगा आपको पेपर के दौरान। आप बेसिक्स को जरूर अच्छे से थॉरोली पढ़ के जाइए, फिर पेपर में मजा आने और वाला है। मैंने मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी रियल एनालिसिस शुरू करा था सीक्वेंस का, तो उसमें क्वेश्चन ले लिया था x की पावर 1/x का सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल रहे थे हम लोग। हाँ। तो उस पूरे के अंदर उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी लग गया, लिमिट्स भी लग गया, ग्राफ भी प्लॉट हो गया। तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन 11th-12th से बहुत सुपर कनेक्टेड है। अगर वो अच्छा नहीं होता तो ग्रेजुएशन के अंदर भी हमें लगता है कि कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने उन बच्चों को पेपर अच्छे से क्लियर करते हुए देखा है जिनका 11th-12th में कॉन्फिडेंस बहुत है क्वेश्चंस करने में। तो बच्चे ज्यादातर ग्रेजुएशन के पीछे भागते हैं, खाली ग्रेजुएशन करके पहुंच जाऊं। तो वैसे ही वो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी, तो खाली ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ो 11th-12th। सर ये भारी पड़ सकता है पेपर के दौरान, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं पता कि इस बार 11th-12th आने वाला है या फिर ग्रेजुएशन या फिर दोनों का सम अप। तो आपको पूरी तरीके से तैयार होके जाना है, ग्रेजुएशन में भी और 11th-12th भी और सम अप करके भी, ठीक है। तो फिर आप दोनों पे भी इक्वली फोकस कीजिए। और मेरी जो राय है और मेरा जो अनुभव ये कहता है कि आप 11th-12th को ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि वो जो आपका ग्रॉस कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा ना, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाला है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि जनरली बच्चे क्या गलतियां करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रिपरेशन में बच्चे जैसे एक चैप्टर आपने शुरू किया, तो बच्चे जब उनको वो चैप्टर अच्छा लगने लगता है तो उसी चैप्टर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने लगते हैं और फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। सोचते हैं यार ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो इसको लगाते रहते हैं। लेकिन नहीं, आपको सारे चैप्टर्स को इक्वल वैल्यू देनी है और उस चैप्टर को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी है जो आपको नहीं आता है, जिसमें आपको लगता है कि आप कमजोर हो, वहीं आपके मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर्स होने वाले हैं। तो आपको उन चैप्टर्स को ज्यादा वैल्यू करनी है जिनको आपका दिमाग यानी आपका वो कहता है, ब्रेन कहता है कि यार ये मुझे नहीं आते हैं, और आप उनसे भाग रहे हो। आप अगर उनको टाइम दे दिए तो पक्का है आपका सिलेक्शन। अच्छा, दूसरी चीज, ग्रेजुएशन पार्ट के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं बच्चे। अभी ये 2021 में कुछ मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पिटीशन डाली गई थी कि भैया क्या करा है DTPSB ने, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी DTPSB को कि आपका सिलेबस एक तो ऑर्गेनाइज नहीं है, कुछ पता नहीं है और पेपर कुछ भी बना रहे हो। तो अभी इस बार के लिए बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि ग्रेजुएशन को कैसे देखें हम लोग, क्योंकि जनरली 2021 में तो बच्चे, मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएशन पढ़ के भी जाते थे। 11th-12th पढ़ाओ, 10% क्वेश्चन ग्रेजुएशन के आते थे, चलो ठीक है देख लेंगे उसको। अब करीबन 2021 के जो पेपर हुआ उसके बाद उसमें बच्चों को पता लगा कि तो ग्रेजुएशन भी पूछ रहे, 50-50% का रेशियो रहा था 11th-12th और ग्रेजुएशन का। तो अब आपके अकॉर्डिंग एज मतलब आप इस पेपर को दे चुके हैं, आप जनरली क्या राय देना चाहेंगे ग्रेजुएशन पोर्शन के लिए इस 2024 वाले बच्चों को अटेम्प्ट करने के लिए? देखिए, अगर सर तैयारी करा रहे हैं ग्रेजुएशन की तो फिर आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाकी लिमिटेड आता है ग्रेजुएशन, जो कि मैंने देखा PYQs में। और ग्रेजुएशन लिमिटेड आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिए, सारे स्टेट्स के क्वेश्चन देखिए जो अभी प्रीवियसली कंडक्टेड एग्जाम्स हुए हैं, TGTs के और PGT के भी, ये भी है, दोनों के पेपर देख के जाइए। और उसके बाद आपको सर के वीडियोस के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपको यही मिलूंगा और आप पक्का खुश रहेंगे, ये मेरा कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, फोन से, इन सब से, क्योंकि सारे स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अभी भी हमारा इंटरव्यू ऑनलाइन देख रहे हैं, चलो हमें देखने के बाद फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऑनलाइन से डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे या ओवरऑल डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, एक फोकस तैयारी कैसे की जा सकती है? अभी तो आप ऐप पे पढ़ रहे होंगे, तो अभी सर के ऐप से निकलिए तो सर के यूट्यूब चैनल द कोच पे चले जाइए। जब भी यूट्यूब में जाइए तो आप फिर आपकी जिंदगी वहीं से बननी स्टार्ट होगी, और उसमें जो वीडियोस है उन पे आप टाइम देना शुरू कीजिए। आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं रहने वाली फिर, और उस पे आप मेहनत कीजिए। हर एक चैप्टर जो NDA के लिए सर ने पढ़ाए हैं, क्वेश्चन जो मैराथन वीडियोस हैं, जो एक चैप्टर के लिए तो अलग से लेंगे पूरा मैराथन, अब तो पूरा प्लान चीज है वो। दूसरा, हम लोग लाइव पढ़ा रहे हैं, उससे बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे। हाँ, तो सपोज क्लास के अंदर X स्टूडेंट है, तो कल मैं लाइव पढ़ा रहा था एप्लीकेशन पे, ऑलमोस्ट 1-2 स्टूडेंट गायब थे, सारे ही बच्चे ऑनलाइन लाइव थे एप्लीकेशन पे। और बहुत रेयर होता है ऐसा कि बच्चा एप्लीकेशन पे लाइव आके पढ़ता है। वो कोर्स परचेज कर लेता, चलो मैं सुबह देख लूंगा, शाम को देख लूंगा। लेकिन लाइव कोर्स का एक फायदा बहुत हुआ कि बच्चे ऑन द स्पॉट आके अपने रैंकिंग देख रहे हैं, अपने आप को टॉपर्स में देख रहे हैं, कौन ऊपर है, कौन अच्छा कर रहा है। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जितने लोगों ने एडमिशन लिया इस बैच में या ले रहे हैं, वो लाइव आ जा रहे हैं टाइम पे पढ़ने, वो रिकॉर्डेड के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं।
ये बड़ा सर, अच्छा लगा। वो आपकी टीचिंग स्किल है ऐसी कि सब लोग कनेक्टेड होने चाहते हैं। मैंने भी आपके लाइव सेशन को बहुत बार देखा है, क्योंकि मुझे लगता था कि जो एनर्जी उस दौरान रहती है, हाँ और जब वो आप क्वेश्चंस पूछते हो और वो बताने में जो अच्छा अच्छा लगता है, लगता है, वो वो जो बड़ा फीलिंग फील, आती हाँ है, वो। वो अलग तरीके की फीलिंग होती है। और ये फेसबुक इंस्टाग्राम से कैसे अपने आप को दूर करें इस दौरान, या कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे? वो तो आप फिर चलाते थे अपने सोशल साइट्स वगैरह? नहीं नहीं, एग्जाम्स के दौरान आप फिर अपने, मैं तो बस एक ही बात बोलूंगा, आप जरूर अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मिडिल क्लास होंगे या फिर लोअर मिडिल क्लास होंगे, तो इनके लिए इंस्पिरेशन तो सबसे बड़ा यही है कि हमें मम्मी पापा को फ्लाइट में घुमाना है, या फिर हमें वो चीज करनी है अपने माँ बाप के लिए या अपने भाई बहनों के लिए जो वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के भाई बहन होंगे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे सबके ड्रीम्स होते हैं। जैसे मेरा भी एक ड्रीम था कि यार मुझे भी अपने मम्मी पापा को फर्स्ट क्लास एसी में घुमाना है, या फिर ये एरोप्लेन से कहीं घुमाना है। तो ये सब सपने तभी हो सकते हैं साकार जब आप इन सबको अवॉइड कीजिए। तो आप उन सपनों के बारे में सोच लीजिए कि यार ये सपना कैसे संभव हो पाएगा, और ये सपना तभी संभव हो पाएगा जब आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे। मैं तो एक बॉक्स अलमारी में अपना मोबाइल रख देता था और उसे लॉक लगा देता था, और अपने आप से कहता था कि मुझे ये लॉक 12 घंटे तक नहीं खोलना है। और मैं फिर अपने दिमाग को उस तरीके से वो करता था कि 12 घंटे तक मेरा दिमाग मोबाइल पे ना जाए और मेरा दिमाग पूरी थियरी पे रहे। जो सर ने वीडियोस के दौरान जो क्वेश्चन समझाए होते थे उनका मैंने पूरा प्रॉपरली नोट्स बनाया था, मैं उस नोट्स पे जाता था, जिससे मुझे बहुत मदद मिलती थी। हाँ तो देखो बच्चों, वही करना है, पूरे टाइम वीडियो भी नहीं देखते रहना, जिंदगी भर वीडियो में गायब हो जाओ। बैच पर आओ, नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मॉक दो, गलतियां हो रही हैं फोन को लॉक लगाओ, रजिस्टर पे आओ, रिवाइज करो फिर से, फिर मॉक लगाओ। यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। हाँ। और ये जनरली जो इन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं भी वही करता था। मेरी भी कॉलेज प्रिपरेशन के दौरान या मेरे भी जो इसके दौरान फोन को मैं भी लॉक रख के ड्रॉअर के अंदर रखता था। वो दिखना भी नहीं चाहिए, ना उसकी लाइट चाहिए, ना उसका फोन चाहिए, ना उसका कोई भी साउंड ही नहीं चाहिए। जब तक वो दूर रहेगा तब तक आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। वरना कोई ना कोई आज भाई ऐसे काम है, आज ये दिक्कत आ गई, अरे भाई ये दिक्कत आ गई, तो बंदे निकल लेते हैं उस तरफ। बाकी मैंने भी यही पढ़ने वाले बच्चों को देखा है। मेरा भी भाई आईआईटी खड़गपुर में है, तो वो भी मैं कभी कभी उसको कॉल करता हूँ, 2-2 दिन तक कॉल बैक नहीं आता उसका। फिर वो तीसरे दिन कॉल करता है, हाँ भैया क्या हुआ? तो मैंने कहा अरे भाई ये कोई तरीका है क्या है? 2-2 दिन में बताते हो तुम क्या कर चल रहा है उधर। तो वो बोल रहा था कि उस पढ़ रहा था, फिर फोन थोड़ा दूर रखता हूँ। तो फिर मैं अब समझ पाता हूँ कि यार हम भी उस समय ऐसे थे। पढ़ाई के दौरान ही जरूरी है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। तो सौरभ, यही थे सारे क्वेश्चंस। और एक ये चीज बड़े बच्चों को बहुत इंस्पायर करती है, और पूछा भी गया बच्चों ने कि आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और सैलरी एक्सेट्रा बता दीजिए, प्रमोशन वगैरह एक्सेट्रा बता दीजिए, और क्या मोटिवेशन मिली सैलरी के बाद ये भी बता दीजिए। तो पहले अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए कि आप किस स्कूल में क्या हो, किस प्रोफाइल पर हो। दिल्ली में सारे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हैं, उसी में किसी स्कूल में मैं भी हूँ। राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय नाम से स्कूल होते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी जॉब है। जैसे लड़कियों के लिए सुबह का मॉर्निंग शिफ्ट रहता है और लड़कों के लिए इवनिंग शिफ्ट रहती है 12:30 बजे से, और लड़कियों के लिए सुबह का स्कूल होता है तो रीजन क्या है कि गर्ल्स की सीट ज्यादा और बॉयज की सीट कम? ये रीजन है? रीजन ये है कि दिल्ली में लड़कियां ज्यादा हैं इस समय गवर्नमेंट स्कूलों में, और मेरे में भी जो मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है उसमें लड़कियां काफी ज्यादा हैं। अच्छा। और डिपेंड करता है लड़कियों की स्ट्रेंथ पे या लड़कों की स्ट्रेंथ पे, वो रेशियो वाइज टीचर्स की जरूरत होती है। तो उसी हिसाब से इस बार जो DSSB ने वैकेंसी निकाली है, तो फिर मैं ये कहना चाहता था कि ये 12:30 से 6, 6:30, ठंडियों के दिनों में 6 बजे तक स्कूल चलता है, 5.5 घंटे का, और गर्मियों के दिन में 6:30 बजे तक, मतलब 6 घंटे की नौकरी है। आपको 6 घंटे स्कूल में रहना है, आप पहले से ये सोच लीजिए। और पूरे 6 घंटे आपको पढ़ाने भी नहीं है। मुश्किल से लगभग 5 से अराउंड 5 मैथ्स के टीचर्स को लगभग अराउंड 5 पीरियड्स तो मिलते हैं, और एक अरेंजमेंट आ सकता है, अरेंजमेंट भी ले लीजिए, 6 पीरियड मान लीजिए। और ड्यूरेशन क्या होती है एक पीरियड की? और एक पीरियड की ड्यूरेशन 35 मिनट, 35 मिनट्स होती है। 35 5 जा 175, 175 मिनट लगभग आपको स्पेंड करने होंगे, मुश्किल से मतलब 3 घंटे से भी कम। तो और उस दौरान आप बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको पढ़ाने में भी मजा आएगा। और हेक्टिक जॉब नहीं है, सिंपलेस्ट जॉब है, कुछ करना नहीं है। 6:30 बजे के बाद स्कूल के किसी काम से भी कोई वास्ता नहीं है। अपना घर जाओ, आपकी अपनी लाइफ है, एंजॉय करो। और आपने मोटिवेशन के लिए बताया, जो फर्स्ट सैलरी आती है वो तो अलग ही होती है, क्योंकि दिल्ली में आने के बाद वहाँ बनारस से ट्रैवलिंग करना, फिर दिल्ली आना, फिर लगातार दिल्ली आना, फिर घर जाना, फिर जब जॉब लगती है तो जो हमारे दोस्त होते हैं उनकी भी थोड़ी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और हमारे से वो उनका इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है।
और फिर दोस्तों के साथ जाओ तो बहुत अराउंड पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन अच्छा लगता है खर्च अच्छा करने। लगता है। हाँ, फिर हम लोग तो यही रहते थे नेहरू विहार, फिर साथ में घूमते थे दोस्तों के साथ, तो फिर पैसे खर्च करने में भी अच्छा लगता है जब हाथ में पैसे रहते हैं, और फिर किसी को बताना नहीं रहता है कि और किसी से मांगना भी नहीं रहेगा आपको, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और सैलरी तो 80, 81, 82, अब जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 80,000 है यहाँ पे। और तो मतलब जब ज्वाइन किया था तब सैलरी कितनी थी? पहली सैलरी 79053, अच्छा, ये ऐड 79,000, करके। हाँ अच्छा। 79,053 सैलरी थी। हम्म। और हर साल लगभग 5-6 हजार सैलरी बढ़ जाती है। तो आप सैलरी पे तो बिल्कुल मत जाइए, सैलरी यहाँ से वहां पहुंचने में समय ही नहीं लगता है यहाँ पे। तो और 1 लाख अभी सैलरी कितना है? अभी तो 85-86 85, सैलरी। 86 हाँ, सैलरी है। अभी 1 साल ही हुए, तो सैलरी में तो कोई मतलब बहुत रैंडमली बहुत चेंज हो जाता है। तो आप सैलरी के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, वो तो बहुत बढ़ जाएगी। बस ये सोचिए ये जॉब कैसे लेनी है, अभी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी और प्राइमरली मोटिव यही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सैलरी भी एक मोटिवेशन रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ी इंस्पायर करती है और मोटिवेशन बड़ी रहती है। समस्याएं समाधान करती है। हाँ हाँ। कभी कभी ऐसी विकट समस्याएं आ जाती है परिवार में जहाँ पे सिर्फ समाधान पैसा ही कर पाता है, और उस समय शायद ये चीजें बड़ा रोल प्ले करती हैं। हम्म। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को, आज आपके ही क्वेश्चंस लिए थे मैंने इस सेशन में, जितने भी आपने मुझे भेजे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी और भी, चाहे आपने ऑफिस स्टाफ को भेजे, सारे क्वेश्चन हमने सौरभ के साथ डिस्कस करे। और आप ही की तरह सौरभ की जर्नी भी थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी नहीं, बड़े स्ट्रगल से भरी रही है कोविड के दौरान। फिर उस कोविड में प्रिपरेशन करना, जिसमें सब लोग कह रहे थे कि अरे ये क्या चल रहा है, वहां पे जो लोग फोकस्ड होते हैं अपने पेपर को, वो अपनी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं। और इन्होंने, इनको बात करके, इनसे मिलकर और इनको सुनकर मुझे भी ये साफ पता लग चुका है कि भैया जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं ये, क्योंकि चाहे कोई भी उम्र हो, आपके अंदर एक स्टूडेंट हमेशा जिंदा रहता है। तो इन्होंने बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई करी है, और बिना डिस्ट्रैक्शन के कैसे कैसे इन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, और सेल्फ एनालिसिस के साथ साथ, मतलब टीचर्स का कंट्रीब्यूशन तो रहा जो ये मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनकी जर्नी रही, ये ऑलरेडी बहुत मेहनती हैं शुरू से। तो आप भी इस दौरान यही कोशिश करिए कि इनके कुछ ना कुछ क्वालिटीज आपके अंदर भी आए, और इनके नक्शे कदम पर, या आपने जो अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाई है, और आज इस इंटरव्यू से आपकी स्ट्रेटेजी में भी कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा, और कई सवालों के जवाब मिले होंगे, और उन सारे सवालों के जवाब आपको कहीं ना कहीं संतोषजनक मिल रहे होंगे, और आपको जरूर कह रहे होंगे कि चलो फिर से उठते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। समय है, थोड़ी सी लगाम कसिए, और जो जो स्ट्रेटेजी इस दौरान बताई गई हैं कि कैसे पेपर 1 को टैकल करना है, कैसे पेपर 2 को टैकल करना है, वो सब आपको इसी तरीके से जहां बताया गया है कोशिश करिए पूरा करने की। अदरवाइज आपके पास अगर आपका तरीका ठीक चल रहा है और आपका स्कोर ठीक हो रहा है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को ही कंटिन्यू करिए। हम इस चैनल पर आपके लिए और भी नई नई चीजें पेपर 1 के लिए लेकर आते रहेंगे। और अगर कोई मोटिवेशन आपको इन बच्चों को देना हो इस 4 महीने 5 महीने के दौरान, कि कुछ कहना हो आपको इनसे पर्सनली, क्योंकि जब आप अगर इस समय होते, अगर आज सौरभ यहाँ ना बैठ के वहां सुन रहा होता, तो सौरभ को क्या कहता कि भैया 5 महीने क्या कर ले? इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आपका सौभाग्य है कि सर ने आपके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया है और आपको पढ़ा रहे हैं। और ये भी आपका सौभाग्य है कि आप सर से अभी जुड़े हुए हो, तो आपको कुछ भी और नहीं सोचना है, कहीं भी और नहीं जाना है। बस आप एक दिनचर्या बना दो कि हाँ, सुबह उठ के हमको मैथ्स में ऐसे लगना है और चीज़ों को सॉल्व करनी है, और प्रॉब्लम्स में दिन भर लगे रहना है, प्रीवियस मॉक्स देखने हैं वगैरह लगाने हैं, बस और कुछ भी नहीं करना है इस दौरान। और अपने आप को रोज मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि ये तैयारी थोड़ी लंबी हो जाती है 3-4 महीने की। आपको रोज मोटिवेटेड रखना है, और मोटिवेशन के लिए मैंने बताया ही, परसेंटाइल स्कोर बच्चों का आप देखते रहना कि आपके साथियों का कितना आ रहा है और आपका कितना आ रहा है। अगर आपके डाउन भी आ रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। एक दिन आपका दिन होगा, आप उस दिन के लिए वेट करना, और उस हफ्ते 2 हफ्ते की जो अगले मॉक का आपका ड्यूरेशन होगा, जो टेस्ट का अगला दिन होगा, उसके लिए आप और मेहनत के साथ जुट जाना। और मैं तो कहता हूं कि ये टेस्ट और ये एग्जाम आपका है, और हारना और जीतना ये आपके हाथ में है। और मेरे ख्याल से तो 90% आपके फेवर में चीजें हैं, और बस आपको अब मेहनत करनी है। अब कुछ भी मत सोचिए, बस लग जाइए, मेहनत कीजिए। चलिए भाई, थैंक यू ऑल, और आशा करते हैं ऐसी अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए आते रहे, लेके आते रहेंगे, आपकी सारी समस्या का समाधान करते रहेंगे। हमारे जो न्यू बैचेस हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है, इस चैनल से आप जुड़ जाइए। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सपने भी दिल्ली के अंदर टीजीटी मैथमेटिक्स के टीचर बनने के हैं,
और एक लिमिटेड टाइम के अंदर, एक लिमिटेड डायरेक्शन में, लिमिटेड गाइडेंस के अंदर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारी एप्लीकेशन पर हमारे इस बैच में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ये बैच अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। बाकी आप सबके भविष्य के लिए बहुत सुंदर कामनाएं और आप भी जल्दी सफल हों और आप सभी के सपने पूरे हों। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार।